स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हाजिर हो चुके होंगे आज के इस प्यारी सी सेशन में, आज की इस प्यारी सी वीडियो में, जहाँ मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है आनुवंशिकता। और इस चैप्टर का आज हम देखने वाले हैं क्विक रिविजन, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो सब आज के ही सेशन में, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की इस कहानी, जहाँ सबसे पहले कुछ बेसिक चीज ही हमें जाननी होगी जो कि है आनुवंशिकता। क्या होती है ये आनुवंशिकता? चलो इस पे थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं, है ना। तो बच्चे ध्यान से सुनो कि लक्षणों की वंशागति इसमें हम डिस्कस करेंगे, जैसे जीवों के विभिन्न लक्षण। अब भाई जीवों में तो कई सारे लक्षण होते हैं, बाह्य भी होते हैं, आंतरिक भी होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ही तरीके के होते हैं। उनके जेनेरिक पदार्थों में स्थित सूचनाओं के ही परिणाम होते हैं, बिल्कुल सही बोला है। और ये सूचनाएं डीएनए में जीन्स के रूप में क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। सो बेसिकली किसी भी सजीव के बारे में अगर हम बात करें, हमारी धरती पर तो कई तरीके के सजीव होते हैं। तो हमने देखा है कि एक जनरेशन की इंफॉर्मेशन दूसरे जनरेशन में आना, दूसरे की तीसरे में जाना। सो बेसिकली ये होता कैसे है? डीएनए में क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। डीएनए जिसका फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए में जीन्स के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं। जो इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली वो इसमें जीन्स के रूप में प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक जनरेशन की इन्फॉर्मेशन को दूसरे जनरेशन में पहुंचाती हैं। जैसे कि अब वी आर ह्यूमंस, हम सभी क्या है? मनुष्य हैं। तो हमने देखा है कि हमारे दादा के जो लक्षण थे या दादी के जो लक्षण थे वो हमारे पापा में देखने को मिले, है ना। फिर पापा से हमारे अंदर आए, है ना। हमारे अंदर पापा के भी लक्षण आए, मम्मी के भी लक्षण आए, और नए गुणों का भी क्या हुआ? विकास हुआ। ये कैसे हुआ? तो ये सब आनुवंशिक पदार्थों के माध्यम से होता है, जो एक जनरेशन की इंफॉर्मेशन दूसरे जनरेशन में देता है। ठीक है। विभिन्न जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी इन सूचनाओं का स्थानांतरण युग्मकों के रूप में होता है, गैमेट्स के फॉर्म में होता है। नवीन संततियों में पहुंचने के उपरांत इन जीन्स के प्रकटीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जीन्स की सूचनाओं के प्रकटीकरण से ही अलग अलग लक्षणों की उत्पत्ति होती है। इसी के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि इन जीन की सूचनाओं का हर एक दिन या दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में भी काफी ज्यादा महत्व होता है। जैसे ऊंचाई हो गया, त्वचा का रंग हो गया, नाक की बनावट हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, कान की बनावट हो गया, है ना। और जैसे उदाहरण स्वरूप मानव समष्टि में जुड़े हुए एवं मुक्त दो प्रकार के कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो ये वाला सेक्शन किसी का इससे पूरा तरीके से जुड़ा होता है, किसी का ऐसे लटका हुआ होता है। तो दो तरीके के कर्ण पल्लव, कर्ण बोले तो कान। जहां कान का निचला सिरा क्रमशः सिर से चिपका हुआ होता है या फिर मुक्त होता है, दोनों स्थितियां होती हैं। आपकी एनसीईआरटी में इसकी इमेज ऑलरेडी गिवन है। ओके। हमने एक छोटी सी कहानी यहाँ पर क्या कर ली है बच्चा? डिस्कस कर लिए। अब आते हैं मेंडल, जिनका नाम पूरा क्या है भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगर ये ना होते तो आज हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन पता नहीं चलती है आनुवंशिकता के बारे में। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इतनी सारी चीज़ों का जो आदान प्रदान होता है, नए लक्षण देखने को कहाँ मिलते हैं कहाँ नहीं, ये सारी चीज़ें हमें ऐसे पता नहीं चलती। इन्होंने ही हमें कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, कई सालों तक एक्सपेरिमेंट किया, और जिसके लिए इन्होंने मटर के पौधों का प्रयोग किया। और इन्होंने कई तरह से एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। जैसे सुनो, मेंडल की वंशागति संबंधित संकरण प्रयोग में यहाँ पर बताने जा रही हूँ। वंशागति या वंशानुक्रम एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवंशिक रूप से नियंत्रित लक्षणों का हस्तांतरण है। मेंडल ने अपने द्वारा उगाए गए मटर पौधों की विभिन्न पीढ़ियों में लक्षणों या विशेषकों की वंशागति का अध्ययन किया था। इसी के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि इन्होंने दो तरीके के हमें क्या बताए थे? संकरण बताए थे। एक हमें बताया था एक संकर संकरण, और दूसरा इन्होंने हमें बताया था द्विसंकर संकरण। 15 मिनट का क्विक रिविजन है। एक एक चीज़ें लिखूंगी तो ऑब्वियसली आपको भी पता है टाइम जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने ही लिखा है, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इससे बस तुम सुनते चलो और नोट्स में बनाते चलना। एक संकर संकरण में एक लक्षण होते हैं, द्विसंकर संकरण में दो लक्षण होते हैं। एक लक्षण में जैसे मान लेते हैं पौधे की लंबाई ले ली हमने यहाँ पर, तो दो लक्षण में जैसे बीज का रंग हो गया या फिर बीज की आकृति होगी। अब पौधे की लंबाई में अगर पौधे की ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो या तो पौधा लंबा होगा या तो बौना होगा। लंबे पौधे को हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे और बौने पौधे को स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। पेपर में डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन। इसी के साथ साथ बीज का रंग, बीज पीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है। पीले बीज को हम कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे और हरे बीज को स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे। इसी के साथ बीज की आकृति, गोल बीज को हम कैपिटल आर से, और झुर्रीदार को स्मॉल आर से क्या करेंगे? डिनोट। अब क्या होता है ना बच्चे, एक संकर संकरण में सबसे पहले तो पैतृक संकरण होता है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर बच्चे मैं आपको बता रही हूँ पैतृक संकरण। क्लियर?
क्या बता रही हूँ? सो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ पैतृक संकरण। होता क्या है पैतृक संकरण में, सबसे पहले हम शुद्ध लंबे पौधों का शुद्ध बौने पौधों के साथ क्या करा देंगे बच्चे? संकरण करा देंगे। कैसे कराएंगे? तो हमने देखा पहले इस कैपिटल टी का इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ऐसे करके हमने इनका क्रॉस कराया। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका मतलब पहले इसके साथ और फिर इसके साथ, ऐसे करके हमने क्रॉस कराया। जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक अलग ही पेन यूज करती हूँ, ये वाला, और बता देती हूँ इसी के ऊपर पेन चला के कि इनका आपस में हमने क्या कराया है? संकरण कराया है। ओके, जब हमने पैतृक संकरण कराया तो हमें F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ? हमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। हमने देखा यहाँ पर सारे ही पौधे कैसे मिले? हमको लंबे मिले। सारे पौधे कैसे मिले बच्चे? लंबे। किसकी प्रभाविता ज्यादा देखने को मिली? लंबेपन की प्रभाविता यहाँ पर ज्यादा देखने को मिली। फिर भाई ये तो हमें मेंडल जी ने बताया कि भाई जब पैतृक संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में हमें सारे लंबे पौधे ही मिले, है ना, एक भी बौना पौधा नहीं था। फिर इनका पता है क्या कराया गया? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कराया गया भाई? इनका सेल्फ पॉलिनेशन। हिंदी में जिसे बच्चे हम क्या बोलते हैं? सो हिंदी में जिसे हम स्व परागण बोलते हैं। ये क्या होता है? सो इसे हम स्व परागण बोलते हैं। क्लियर? अब होता क्या है कि अगर हम इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो अगेन वही बात आ गई कि भाई इसको इससे क्रॉस कराएंगे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। जब हमने ऐसा किया तो हमने देखा कि एक हमें शुद्ध लंबा पौधा मिला, फिर हमें दो और लंबे पौधे मिले जहां मतलब लंबेपन की प्रभाविता थी, और एक हमें शुद्ध बौना पौधा मिला है। तो हमें कुछ नया ही रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, चलो, तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आप सभी को दे दी है। F1 पीढ़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये एक संकर संकरण मटर के पौधों में विरोधी विशेषताओं की एक जोड़ी, जैसे ऊंचाई या लंबाई या फिर बौना या ऊंचाई या लंबा तना और छोटा तना की वंशागति की खोज करने के उद्देश्य से मेंडल ने इन विशेषकों में भिन्नता वाले मटर के पौधों में संकरण कराया और उत्तरवर्ती पीढ़ियों की संतति में उपस्थिति को नोट किया। मेंडल ने पहले शुद्ध वंश के ऊंचे मटर के पौधों का शुद्ध वंश के बौने मटर के पौधों के साथ संकरण कराया और पाया कि पहली पीढ़ी में F1 पीढ़ी में केवल ऊंचे मटर के पौधे ही मिले या लंबे मटर के पौधे ही मिले, जैसा कि अभी हमने जाना। संतति की पहली पीढ़ी में कोई भी बौना पौधा नहीं मिला। F1 जनरेशन में कोई भी बौना पौधा नहीं मिला। इससे मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि पहली पीढ़ी ने पैतृक पौधों को विशेषकों में से केवल एक ऊंचाई को ही प्रदर्शित किया। इसी के साथ इसके बाद अब क्या हुआ? मेंडल ने पहली पीढ़ी के ऊंचे पौधों का संकलन कराया और पाया कि दूसरी पीढ़ी में 3:1 के अनुपात में ऊंचे पौधे और बौने पौधे प्राप्त हुए। मैंने बोला ना, एक तो शुद्ध लंबा पौधा मिला, लेकिन दो और मिले जिसमें लंबेपन की प्रभाविता ज्यादा है। तो 3 हमें लंबे पौधे मिले और एक बौना पौधा मिला। 3:1 के अनुपात में हमने इसे बांट दिया। दूसरे शब्दों में F2 पीढ़ी में 3/4 पौधे ऊंचे और 1/4 बौने थे। बिल्कुल सही कहा है। मेंडल ने नोट किया कि पैतृक मटर पौधों का बौना विशेषक जो पहली पीढ़ी की संततियों में देखने में विलुप्त या गायब हो गया था F1 पीढ़ी में, जो हमें बौना पौधा देखने को ही नहीं मिला, तो दूसरी पीढ़ी में वो वापस से प्रकट हो गया जो सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। मेंडल ने बताया कि पैतृक पौधों में से एक का बौनापन का विशेषक लुप्त नहीं हुआ था, दूसरी पीढ़ी में प्रकट होने के लिए वह अपने आप को छिपा के रखा था। ठीक है, सो हमने यहाँ पर एक संकर संकरण के बारे में अच्छे से जान लिया है। पेपर में ये तुम्हें लिखने को आएगा, जिसके लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई हमने यहाँ पर क्या पढ़ा। ओके, चलो, मतलब इसमें होता क्या है। नेक्स्ट अब हम आते हैं किसकी तरफ बच्चे? द्विसंकर संकरण की तरफ। सो द्विसंकर वंशागति तथा स्वतंत्र अपयूहन नियम के नाम से जो कि ये जाना जाता है। द्विसंकर वंशागति में एक ही समय पर विषम लक्षणों या फिर विषम विशेषकों की 2 जोड़ियों की वंशागति शामिल होती है। इसी के साथ मेंडल द्वारा चुने गए विषम लक्षणों की 2 जोड़ियां थी। एक तो बीजों की आकृति और उसका रंग था, जैसे गोल पीले बीज हो गए और झुर्रीदार हरे बीज हो गए। तो विषम विशेषकों की 2 जोड़ियों की वंशागति की खोज करने के प्रयोजन से मेंडल ने क्या किया भाई? सो मेंडल ने यहाँ पर गोल पीले बीजों वाले मटर के पौधे का झुर्रीदार हरे बीजों वाले
पौधों के साथ क्या करा दिया, संकरण। और मटर पौधों की उत्तरवर्ती पीढ़ियों में उनकी उपस्थिति नोट की और कुछ नया प्रेक्षण यहाँ देखने को मिला। पहली बात तो थोड़ा सा पीछे चल के मैं वापस से याद दिला दूं कि भाई शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के अलावा मैंने तुम्हें बताया था बीज का रंग, भाई पीले बीज को हम कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे और हरे को हम स्मॉल वाई से। इसी के साथ गोल बीज क्या हो जाएगा, बीज की आकृति गोल है अगर तो वो कैपिटल आर से होगी, और वही झुर्रीदार है तो उसे हम स्मॉल आर से क्या करेंगे, डिनोट। अब एक काम करते हैं, हम इनका आपस में क्रॉस कराते हैं। गोल पीले बीजों का हम झुर्रीदार हरे बीजों के साथ क्या कराते हैं, संकरण। पहले तो हम क्या करेंगे, पैतृक संकरण करेंगे। पैतृक संकरण में इनका आपस में संकरण कराएंगे और फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि F1 पीढ़ी में हमें क्या मिला है। तो जब हमने संकरण कराया तो हमें F1 पीढ़ी में क्या मिला, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y। ऐसे ही हमें सब जगह देखने को मिला। और फिर हमने इन्हें क्या करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि बच्चे इनका क्या करा दिया, तो इनका स्वपरागण कराया। और स्वपरागण कराने के बाद हमें जो रिजल्ट मिला वो आपके सामने है ना। हमने इनका क्या करा दिया भैया, स्वपरागण कराया, जिसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन मैम यहाँ हुआ क्या, तो ध्यान से सुनो। द्विसंकर वंशागति में एक ही समय पर विषम लक्षणों, अच्छा ये तो मैंने बता दिया ना, तो आगे आ जाओ फिर। मेंडल ने पहले गोल पीले बीजों वाले शुद्ध वंशज मटर पौधों का झुर्रीदार बीजों वाले हरे बीजों वाले शुद्ध वंशज मटर के पौधों के साथ संकरण कराया और नतीजा हमें यह मिला कि यहाँ पर केवल और केवल गोल पीले बीज की ही प्रभाविता ज्यादा थी, झुर्रीदार हरे बीज हमें यहाँ पर नहीं मिले। F1 पीढ़ी में एक भी झुर्रीदार हरे बीज हमें यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए। जैसे हमने क्या देखा था, अभी हमने इसके पहले वाले एक संकरण में सारे लंबे पौधे मिले थे F1 पीढ़ी में, फिर उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया था। ऐसे ही F1 पीढ़ी में हमें सारे गोल पीले बीज जो है वो प्राप्त हुए, अभी हमने देखा है ना। और इसी के साथ अब इनका क्या करा देंगे, स्वपरागण करा देंगे। F1 पीढ़ी में एक भी झुर्रीदार हरे बीज नहीं प्राप्त हुए। इससे निष्कर्ष निकाला गया कि बीजों की गोल आकृति और पीला रंग बीजों की झुर्रीदार आकृति और हरे रंग की अपेक्षा प्रभावी विशेषक, और पीला रंग बीजों की झुर्रीदार आकृति और हरे रंग की अपेक्षा क्या है, प्रभावी विशेषक है। ठीक है, अब बात आती है कि मैम फिर जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो क्या हुआ। जब गोल पीले बीजों वाले F1 पीढ़ी के मटर पौधों का स्वपरागण संकरण द्वारा कराया गया तो दूसरी पीढ़ी F2 पीढ़ी में आकृति और रंग के भिन्न संयोजन वाले 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए। और वो क्या थे भैया, ये गोल पीले भी मिले, गोल हरे मिले, झुर्रीदार पीले मिले और झुर्रीदार हरे बीज, ये सारी कैटेगरीज हमको मिली। और मेंडल ने कुल F2 बीजों की एकत्रित किया और उनकी आकृति की भांति और रंग की भांति गिनती की, जिन्हें कुछ निम्नलिखित परिणाम के द्वारा हम समझ सकते हैं, जैसे कि वो रहे आपके सामने। सेम ये चीज आपकी NCERT में गिवन है भाई, सेम ये चीज आपकी NCERT में गिवन है। वो थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर इतने अच्छे से लिखा है। इन पादपों में जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो 4 तरीके के रिजल्ट हमें यहाँ देखने को मिले। गोल बीज और हरे बीज युक्त जो है हमें 315 बीज मिले। पादप गोल बीज तथा हरे बीज पत्र युक्त 108 मिले। पादप झुर्रीदार बीज और हरे बीज पत्र युक्त 101 मिले। और पादप झुर्रीदार बीज और हरे बीज पत्र युक्त कितने मिले, 32। इस प्रकार F2 पीढ़ी की संततियों में इन 4 प्रकार के पादपों की संख्या ने क्रमशः 9:3:3:1 का रेशो रहा और इसे द्विसंकर अनुपात हम कहते हैं। इनके बीच अगर हम रेशो निकालेंगे ना तो 9:3:3:1 का रेशो यहाँ पर निकल कर आएगा। हमने यहाँ पर पढ़ लिए दोनों तरीके के क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी हो गए, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी हो गए, यानी एक संकर संकरण भी हो गया और द्विसंकर संकरण भी हो गया। नाउ अब आते हैं हम सबसे लास्ट सेक्शन की तरफ, हमारे सबसे लास्ट सेक्शन की तरफ, जो कि क्या है भाई, सेक्स डिटर्मिनेशन, हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे, लिंग निर्धारण कहते हैं। पहली बात तो जब भी किसी लड़के का जन्म होता है या किसी लड़की का जन्म होता है तो हमेशा औरत को ही दोष माना जाता है। तो इस चीज को कहीं ना कहीं सबको पता होना चाहिए कि ऐसा है ही नहीं। एक लड़के के पैदा होने में एक औरत का कोई कंट्रीब्यूशन विशेष रूप से नहीं है। क्यों नहीं है तो सुनो, एक्चुअली में क्या होता है ना, मेल और फीमेल दोनों के पास क्रोमोसोम्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। मेल की अगर मैं बात करूं और फीमेल की अगर मैं बात करूं भाई,
मेल के पास कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? तो भाई एक्स वाई होता है, और फीमेल के पास बच्चे केवल एक्स एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं। अगर हम इन्हें ध्यान से देखें, है ना, अगर एक्स और एक्स क्रोमोसोम आपस में मिल जाए या फिर एक्स और वाई क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, तो फिर क्या होता है? अरे भाई, होने वाली संतति या फिर जो संतान है ना बच्चे, इस कंडीशन में क्या होगी? लड़की। अगर दोनों ही एक्स एक्स, दोनों के ही क्रोमोसोम, एक पुरुष के भी एक्स और महिला के भी एक्स, तो ये एक्स एक्स हो जाएगा, तो फिर क्या होगी? लड़की। और वहीं पर महिला का एक्स क्रोमोसोम और पुरुष का वाई क्रोमोसोम, तो होने वाली संतति क्या हो जाएगा? तो फिर वो हो जाएगा लड़का। तो भाई महिला के पास तो वाई क्रोमोसोम रहता ही नहीं है, तो एक लड़के के पैदा होने में हम किसी महिला पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो सोसाइटी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा, और जैसे ये जानकारी नहीं उसे बताना होगा। और केवल यही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि जो आपको आज पढ़ाया है वो सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 15 मिनट के क्विक रिवीजन में मैंने वही सारे पॉइंट्स आपको बताए जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इसे लाइक करना है, शेयर करना, और कैसा लगे वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।